हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं परमजीत आप लोगों का अपने चैनल यूनियन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। बच्चों, आज हम सब सिविक्स की क्लास करेंगे। किसकी क्लास करेंगे? सिविक्स की। ओके, सिविक्स की क्लास में बच्चों आज मैंने क्लास 10 का एक चैप्टर लिया है, फेडरेशंस। ठीक है, फेडरेशंस मीन्स संघवाद। आज हम पढ़ेंगे संघवाद क्या है। ठीक है, ठीक है बच्चों, संघवाद क्या है ये जानेंगे हम लोग। ठीक है, ये देखिए वीडियो के साथ बच्चों आप लोग अंत तक बनिए रहिएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्लास 10 के लिए। ये जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड जैक बोर्ड तीनों बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल एंड हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। टॉपिक को अच्छी तरह से सुनिए और समझने की कोशिश करिए बच्चों। ठीक है, संघवाद का अर्थ तो बच्चों वैसे तो बहुत ही बड़ा, सादा और स्पष्ट है, मगर इसे हर जगह जगह पर क्या होता है ना कि तोड़ तोड़ के पेश किया जा रहा है। ठीक है, संघवाद में दो स्तर हैं, एक है केंद्रीय और दूसरा है राज्य स्तर। ठीक है, केंद्र का जो किरदार है वो संघवाद भले ही राज्य या राजकीय बोल सकते हैं या स्थानीय स्तर से बहुत ज़रूरी बड़ा है। ठीक है, लेकिन ये इन दोनों स्तर पर हावी नहीं होता है। भारत की तरह ही बेल्जियम में भी देख लीजिए आप, संघवाद हमारी ही तरह चलता है। जैसे भारत पर है वैसे ही बेल्जियम में भी है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे संघवाद के बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म। ठीक है, तो फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर is divided between a central authority and various constituent unit of the country। ठीक है बच्चों, तो संघवाद क्या है? संघवाद से अभिप्राय यह है बच्चों कि यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न अनुनासिक साधिक जो इकाइयां हैं बच्चों, जो राज्य सरकारों के बीच बटी होती हैं, उसके पास होता है। ठीक है, अ फेडरेशन हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, both these levels of government enjoy their powers independently of the others। तो संघ के पास क्या है ना कि सरकार के दो स्तर हैं। सरकार दोनों इन स्तरों के लिए अपने पावर को स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ आनंद लेते हुए अपने काम को करती है बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है। One is the government for the entire country which is usually responsible for a few subjects of common national interest। ठीक है बच्चों, तो एक पूरे देश के लिए एक सरकार है जो आमतौर पर ब्याज में आम राष्ट्रीय सरकार के विषय के लिए पूरी तरह से वो जो उनके विषय होते हैं, जो उनके जो भी सब्जेक्ट्स है जो उससे रिलेटेड है, उसके लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ provinces or state which look after much of the day-to-day administering of their state। क्या बोल रहा है? प्रांत और राज्य के स्तर पर जो सरकार है, जो दिन के दिन अपने ही प्रशासन की ओर देखती है, अपने प्रशासन को पूरी तरह से हर दिन पर दिन वो हर एक दिन डे टू डेज वो देखती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे बच्चों काइंड्स ऑफ फेडरेशंस कि क्या है काइंड्स ऑफ फेडरेशन, संघवाद के प्रकार क्या है। बच्चों, यहाँ मैं आपको संघवाद के दो प्रकार दिखाऊंगी, दो प्रकार बताती हूँ। क्या है? कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। इसमें क्या है? द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन ऑफ फॉर्म अ बिगर यूनिट। इसमें क्या होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब होता है बच्चों साथ में आना, एक साथ चलना जिसको कहेंगे। सरकार साथ में आ जाती है, एक साथ जुड़ जाती है, एक साथ मिलकर कार्य करती है। ठीक है, स्वतंत्र राज्य अपने आप एक बड़ी इकाई बनाने के लिए एक साथ आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, वो लोग किसी के दबाव में नहीं आते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य अधिक शक्तिशाली और समृद्ध बनाना राज्य को। ठीक है, और राज्य जो है वो अपना संप्रभुता बनाए रखता है। ठीक है, और कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में देखते हैं कि राज्य अपनी पहचान भी पूरी तरह से बनाए रखता है एक साथ चलकर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है।
holding together federations. A large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस का मतलब होता है बच्चों साथ में रखना। क्या होता है? साथ में रखना। ठीक है, अपने साथ सारी पावर रखती है सरकार, अपने पास जितनी भी पावर्स है, जितनी शक्तियां हैं, वो सब कुछ वो बांट के वो फैसला लेती है हर कार्य का। तो इसमें क्या बोलता है कि ये एक बड़ा देश घटक राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के बीच अपनी जितनी भी उनकी पावर है, जितनी भी शक्तियों को वो विभाजित करती है, मतलब वो बांट के करने का फैसला करती है। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, और कुछ राज्यों को वो विशेष दर्जा मिल जाता है, विशेष पावर मिल जाता है बच्चों कि वो एक साथ में रुक कर उनके साथ रह कर काम करें। ठीक है, समझ गए बच्चों आप काइंड्स ऑफ फेडरेशंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम देखेंगे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म की विशेषताएं क्या है गुण, वो हम जानेंगे। सम ऑफ की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म सिस्टम्स आर, कुछ देखते हैं यहाँ पे, कुछ उसकी विशेषताएं दी गई हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देयर आर 2 और मोर लेवल और टायर ऑफ गवर्नमेंट। क्या है? यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। ठीक है बच्चों, नंबर 2 में क्या बोल रहा है? डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेगिस्लेशंस, टैक्सेंस और एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक है, तो इसमें क्या है? अलग अलग स्तर की जो सरकारें हैं, एक ही नागरिक समूह शासन करती है, पर कानून बनाने और कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। सबका अलग अलग काम होता है, अलग अलग वर्क करते हैं। जो कर वसूलने का काम होता है वो अलग करते हैं, अलग तरह से होता है। प्रशासन का जो काम है, ठीक है, जो कानूनी तौर पे जो कार्य है वो अलग होता है। ठीक है, और कानून बनाने का, प्रशासन बनाने का अलग काम होता है। सबका अपना अपना अलग अलग अधिकार बटा हुआ है। ठीक है, द एक्सिस्टेंस एंड ऑथोरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली ग्रांटेड। मतलब क्या है बच्चों कि संविधान के ये जो क्या है ना कि जितनी भी ऑथोरिटीज़ है उनको पूरी तरह से सरकार पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से उनको गारंटी देती है। ठीक है, नंबर 4, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड by one level of government. Such changes require the consent of both level of government. बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चों ये है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। ठीक है, ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकता है। खुद अकेले अगर कोई चाहे तो वो डिसीजन नहीं ले सकता है। ठीक है, दोनों मिलकर के यहाँ काम करते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, समझ गए? नंबर 5 पढ़ते हैं। कोर्ट्स हैव पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या है? अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के जो अधिकार हैं बच्चों, अधिकारों की जो व्याख्या करने का पूरा अधिकार है। किसको? कोर्ट को। ठीक है, अदालत को। अपने जो भारत का जो संविधान है उसके जो जितने भी अधिकार उनको मिलता है, जितना भी पावर मिलता है, उसकी व्याख्या करने का, उसको डील करने का पूरा पावर कोर्ट के हाथ में होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। ठीक है बच्चों, अब नंबर 7 में क्या बोल रहा है? द फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव। जो फेडरल संघीय जो प्रणाली है उसके 2 उद्देश्य हैं। ठीक है, तो पहला उद्देश्य क्या है बच्चों कि टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? देश की एकता की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ये उसका मेन उद्देश्य है। किसका? फेडरल सिस्टम यानी संघवाद का। ठीक है, और दूसरा क्या है कि दूसरा टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, मतलब क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करने के लिए भी करना भी उनका मेन उद्देश्य माना गया है। ठीक है बच्चों,
समझ गए। यहाँ पे 2 उद्देश्यों के साथ में आपको मैंने पूरी विशेषता समझा दी, क्या है उनकी विशेषता वो आपको मैंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो में क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ठीक है, कि भारत में संघीय व्यवस्था, क्या भारत संघीय देश बनाता है, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो क्या बोलता है यहाँ पे बच्चों, ऑल द फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम्स अप्लाई टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी संघवाद का जो सिस्टम है, ये पूरी तरह से इसकी जो विशेषताएं हैं ये पूरी तरह से हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन इन लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, इकाई सरकार है, जो सरकार है, और स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, और जो केंद्र सरकार है, उसमें इन दोनों में इसके पावर, जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, जो वो पूरी तरह से बटे हुए हैं। ठीक है, द 3 लिस्ट आर मेंशन बिलो। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूनियन लिस्ट, इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट अ नेशनल इंपॉर्टेंट सच एज द डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। यूनियन लिस्ट में बच्चों इसमें फेडरल्स देखा जा रहा है, ये जो संघवाद है, ठीक है, उसमें क्या देखते हैं हम लोग, इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें जो सब्जेक्ट है, जो नेशनल इम्पॉर्टेंस सच एज द डिफेंस, जो डिफेंस है कंट्री की, जो सेना है, ठीक है, और फॉरेन अफेयर्स, जो भी भारतीय बाहरी हस्तक्षेप है, जो बाहर के फॉरेनर्स का जो हस्तक्षेप है, और बैंकिंग है, कम्युनिकेशन, जो संसार का माध्यम है, जो करेंसीज है, जो पैसे हैं, उनका पूरी तरह से ये देखती है, सारा इंपॉर्टेंस वो काम को देखती है। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिव टू सब्जेक्ट मेंशन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इस काम को करने के लिए अकेले यूनियन गवर्नमेंट ही इसको पूरी तरह से देखती है। नेक्स्ट, स्टेट लिस्ट, मतलब राज्य लिस्ट जो है, इट कॉन्टेन सब्जेक्ट स्टेट ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस सच एज अ पुलिस स्टेट। इसके अंदर में क्या क्या रहता है, राज्य की जो पुलिस ट्रेंड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर, वहाँ की खेती है, वहाँ का इरिगेशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखती है। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिव सब्जेक्ट मेंशन ऑफ दिस। इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट बताए गए हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इरीगेशंस हो गया, कॉमर्स और पुलिस ट्रेड, जो भी सरकारी का जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, वो सब चीज़ स्टेट लिस्ट देखती है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्टेड ऑफ बोथ यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट। जैसे यूनियन गवर्नमेंट इस साधारण तरीके से अपना इंटरेस्ट दिखाती है कॉन्क्रीट लिस्ट में, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी दिखाती है। ठीक है, द लिस्ट इंक्लूड्स एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, इसमें एजुकेशन का देखा जाता है, फॉरेस्ट यानी जंगलों का, ट्रेड यूनियंस का देखा जाता है, मैरिज, अडॉप्शंस, सक्सेशंस, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट्स गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन ऑन दिस लिस्ट। जितने भी कानून बनाए गए हैं, जितने भी लॉज बनाए गए हैं, वो सब चीज़ इसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, इफ़ देयर लॉज conflict with each other, the law made by the union government will be considered। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझेंगे कि ये क्या है, ये क्या बोल रही है। बच्चों, संविधान के जो भी मौलिक रूप है ना, 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। ठीक है, संघ सरकार या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, और दूसरा है राज्य सरकार। ठीक है, बाद में क्या होता है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में भी संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है ना, क्या होता है कि संविधान में जो भी स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो विधायी अधिकारों के 3 हिस्सों में बांटा गया है, ये 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, तो 3 सूचियों में सबसे पहला में क्या हो जाता है कि संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय में शामिल है। दूसरा बोलता है कि जो राज्य है वो राज्य और स्थानीय महत्व के विषय को भी शामिल करता है। ठीक है, उसके बाद समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, जो भी चीज़ मैंने आपको रीड करके अभी बताया, ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आ जाता है। इसमें हर चीज़, गोद लेना, जैसे आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, किसी का उत्तराधिकार बनना चाहते हैं, जो विवाह को लेकर के, जो मजदूर संघ है, जो वंश मजदूर संघ है, ठीक है, जो फॉरेस्ट मजदूर संघ जिसको कहेंगे, वो विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकार के सभी दिलचस्पी में आते हैं। ठीक है, हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे हुए जो विषय हैं वो सब कुछ कौन देखता है, केंद्र सरकार के अधिकार में
चले जाते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे पूरी तरह से संघवाद को समझाने का, फेडरलिज्म जो है उसको समझाने का प्रयास किया। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गई होगी। क्लास 10 के बच्चों को इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरा सिविक्स सब्जेक्ट पढ़ाने का तरीका या मैंने किस तरह से आपको एक्सप्लेन किया है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के कार्यों को बताने का प्रयास किया है संघवाद के अंदर में कि वो किस तरह से कार्य करती है, अगर वो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ठीक है बच्चों, मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखा, ठीक है, और इतना पसंद किया। इसके लिए मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही था। मैं आप लोगों के लिए और भी नेक्स्ट अदर सब्जेक्ट्स जैसे एसएसटी में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स और अलग अलग क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स को आप लोगों के लिए लेकर के हमेशा आती रहूँगी और आप लोगों के सारे टॉपिक्स को क्लियर करूँगी। आपके सारे जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं अच्छी तरह से दे पाऊँ। आपको अगर वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, और जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हम आपके डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, चलिए अभी तक के लिए इतना ही था। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।